नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 11वीं प्रश्नावली समरूपता के बारे में। तो पिछले क्लास में अपने कुछ बेसिक और 11.1 के बारे में बात की थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे 11.2 जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो इस प्रश्नावली को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आपको इसके अंदर जो प्रमेय है बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है आपके एग्जाम के लिए आने के लिए। तो प्रमेय को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, इसके उदाहरण भी बहुत ही अच्छी तरीके से, और प्रश्नावली के सवाल तो आपको करने ही हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को कीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्नमाला में से आपके 6 नंबर का प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो शुरू करते हैं, अपनी प्रश्नावली है। सबसे पहले इसके कुछ समझ लेते हैं बेसिक के बारे में, फिर अपन इसके प्रश्नावली के आगे की बातें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता। हालांकि अपने पिछले क्लास में बात किया था कुछ आकृतियों की समरूपता के बारे में, यानी जैसी आकृति रूप एक जैसा होता है वो क्या कहलाती है, समरूप कहलाती हैं। इस प्रश्नावली में अपने को बात करना है त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। तो क्या होती है त्रिभुजों की समरूपता? तो देखो, समरूपता के अपने दो नियम पढ़े थे कि अगर दोनों ही कंडीशनें लगती है तो दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। पहला देखो, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होने चाहिए। दो आकृतियां कोई सी भी हो, अगर वो त्रिभुज है तो एक त्रिभुज के कोण, तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भुजाएं बराबर नहीं हो, उसका क्या होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर दोनों ही कंडीशन लगेगी तभी समरूप होंगे, अदरवाइज समरूप नहीं होंगे। इस बात को अपन अच्छी तरह चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपको त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज आपको दिया हुआ है ये पी क्यू आर। दो त्रिभुज दे रखे हैं। पहली कंडीशन कोण बराबर होने चाहिए। अपन मान लेते हैं कोण ए है वो पी के बराबर है। अब जरूरी नहीं है ऊपर वाला कोण बराबर हो, ये हो सकता है ये कोण इसके बराबर हो, या हो सकता है ये कोण इसके बराबर हो, तो कोई सा भी कोण बराबर हो सकता है। मान लिया जो कोण बी है वो क्यू के बराबर है, ठीक है, और जो कोण सी है वो किसके बराबर है, कोण आर के बराबर। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, पहली बात यहां पर ये कंप्लीट होगी कि यहां पर क्या है, अपने कहा था संगत कोण बराबर है, तो संगत कोण इस तरह से बराबर होने चाहिए। दूसरी बात देखो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो। भुजाएं बराबर नहीं हो, भुजाओं का अनुपात देखो किस तरह से लेना है। देखो, ये भुजा लेते हैं ना ए और बी, इसका अनुपात आपको लेना है इधर वाली पी क्यू से, ठीक है। दूसरा देखो, अपन लेते हैं बी सी, तो इसका अनुपात किससे आएगा, क्यू आर से निकालना है। और तीसरी है सी ए, तो इसका अनुपात आर पी से। अगर ये इस तरह से कोई भी दो त्रिभुजों के अंदर ये कंडीशन लगती है या दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी कंडीशन ये लगेगी। अब आपको इसको दर्शाते कैसे हैं त्रिभुजों को समरूपता के। अगर देखो दो त्रिभुज है, मान लो ए बी सी, समरूप का चिन्ह इस तरह से लगता है पी क्यू आर, समरूप का चिन्ह कुछ इस तरह से लगता है, ठीक है। तो आप इस तरह से दो त्रिभुजों को समरूप दर्शा सकते हैं, ठीक है। देखो, क्या कंडीशन आपको याद रखनी है कि दोनों त्रिभुजों की भुजाओं क्या होती है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और दोनों के कोण, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये थे त्रिभुज की समरूपता के नियम। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्नावली पूरी इन्हीं पर ही बेस है, त्रिभुज की समरूपता, और आगे जो अपने प्रमेय पढ़ेंगे इसके बाद आधारभूत अनुपातिक प्रमेय उसके ऊपर। तो अगली जो प्रमेय अपन देखेंगे, दोनों ही प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सवाल भी सारे उसी प्रमेय पर ही आधारित हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी जो प्रमेय है जिसके ऊपर पूरी 11.1-2 जो प्रश्नावली है वो आधारित है। सबसे पहली प्रमेय और सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय एग्जाम के लिए वो है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या जिसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिवाइज सिलेबस में भी इसको रखा गया है, तो बहुत ध्यान से करना इसको। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या जिसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। देखो, क्या होती है थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के अपन समांतर कोई दूसरी भुजा खींचे तो जो दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी वो उसको साथ में समान अनुपात में भी क्या करेगी, विभाजित करेगी, ठीक है। ये आपको प्रमेय। अब इसका अपन देखते हैं
प्रूफ देखते हैं कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं। उससे पहले आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अपना जो त्रिभुज होता है, ठीक है, ये मान लो कोई समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज का ये क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया ऊंचाई, जब 90 डिग्री कोण बनता है। अगर मान लो कोई त्रिभुज इस तरह से है और इसका अपन आधार ये लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, ये बीच में से ऊंचाई, जहां पर 90 डिग्री कोण बने तो ये क्या होगी ऊंचाई। अब देखो कभी कभी त्रिभुज में ऐसा भी हो सकता है, कोई त्रिभुज ऐसा बन रहा हो, अब मान लिया इसका आधार ये लिया है तो ऊंचाई कौन सी होगी। अब त्रिभुज से बाहर भी ध्यान रखना ऊंचाई हो सकती है, इसके साथ जो 90 डिग्री कोण बनेगा ये क्या होगी इसकी ऊंचाई, तो त्रिभुज से बाहर भी ऊंचाई हो सकती है। अगर इसका आधार अपन ये लेते तो फिर यहां पर देखते 90 डिग्री कोण ये बन रहा है, तो ये आधार होता और ये ऊंचाई होती। जो त्रिभुज की भुजा अपन आधार लेंगे उसके साथ जो 90 डिग्री कोण बन रहा है वही आपको ऊंचाई लेनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है ये कि किसी दो समांतर भुजाओं के मध्य, अगर ये दो भुजाएं समांतर हैं, दो समांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार यहां पर और ये रेखा ए बी एक आधार के ऊपर, आप कितने भी त्रिभुज बना दो, यहां से चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, आधार वही रहना है। आधार अगर वही रहेगा, जैसे यहां से बना दिया इस तरह से, इस तरह से, अगर आधार वही है, एक ही आधार पर कितने भी त्रिभुज बनेंगे समांतर भुजाओं के, उनका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। दो समांतर भुजाओं में एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। ये दोनों ही बात आपको ध्यान रखनी है इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। तो अपन देखते हैं इसको किस तरह से सिद्ध करते हैं। अब इसको ये दोनों बातें आपने ध्यान में रखी, अब देखो सवाल को करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन इसका चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। ये बना है त्रिभुज ए बी सी। अब देखो सवाल में कहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो मैंने क्या किया, बीसी के समांतर एक रेखा खींच ली है जिसको कहा है डी और ई। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद, यानी यहां पर इसको प्रतिच्छेद करें और यहां पर इसको प्रतिच्छेद करें तो दोनों भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। तो दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये भुजा का अनुपात बटे ये और इसका बटे इसका अनुपात होता है। तो देखो सवाल को पहले अपने को आपको कहा था जैसे किया हुआ है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका हल करने के लिए दिया हुआ क्या है। दिया हुआ सबसे पहले ये है कि ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, यानी डीई समांतर है किसके, बीसी के। ये जो चिन्ह है वो समांतर भुजाएं दर्शाने के लिए। समांतर भुजाएं कौन सी होती है, दो भुजाएं जो कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और एडी और बी क्या है, सॉरी एबी और एसी के बिंदु हैं डी और ई इनके ऊपर स्थित है। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है भुजाओं का अनुपात, यानी आपको ये सिद्ध करना है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC होता है, यानी AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, यानी ये इसको बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब सिद्ध करने के लिए अपने को सवाल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना पड़ेगा जिसको अपन रचना के अंदर जोड़ देते हैं। रचना में क्या किया, मैंने क्या किया, E बिंदु से सामने की भुजा पर लंब डाला ऐसे, ठीक है, ये इसके साथ 90 डिग्री कोण, इसको कह दिया F, और ऐसे ही D से भी सामने की भुजा पर इसको कह दिया G, ठीक है। तो पहले दो बनाए, तो ये कौन सी भुजा है, देखो रचना में क्या किया, ए बी के लंबवत कौन सी खींची, EF, तो ए बी लंबवत, सॉरी EF लंबवत ए बी, EF खींची है ना, तो EF पहले खींची, अपने EF खींची है तो EF को पहले लिखेंगे किसके ऊपर, ए बी के अंदर। EF खींची है ए बी के ऊपर, यानी ए बी के ऊपर 90 डिग्री कोण बना रही है, तथा दूसरा जो किया अपने AC के ऊपर कौन सी, DG, तो DG लंबवत AC खींची। पहली बात तो ये। दूसरा फिर क्या किया, दूसरा मैंने किया B को E से मिला दिया, ठीक है, और D को C से मिला दिया। तो यहां पर लिखेंगे B को E तथा C को D से मिलाया,
सी को क्या किया, डी से मिला है और बी को ई से मिला है। यहां तक अपने सवाल आपको दो रचनाओं के अंदर एक्स्ट्रा ऐड करना है। उसके बाद अब सवाल का स्टार्ट होता है हल यानी उत्पत्ति। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। तो देखो त्रिभुज लेते हैं ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अपन पहले सूत्र लिख लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यही तो सूत्र हमेशा काम में लेते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो इसका अपन सूत्र लगाते हैं, कौन सा, त्रिभुज ए डी ई लेते हैं। ये त्रिभुज लिया है ए डी ई का क्षेत्रफल, देखो क्या लगेंगे 1/2 आधार, आधार मैंने लिया है एडी, कौन सा लिया है एडी। तो ऊंचाई कौन सी होगी इसके ऊपर, 90 डिग्री कौन बना रहा है, ये बना रहा है। ये भुजा कौन सी है, ईएफ। तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, ईएफ। कौन सी होगी, ईएफ। ये होगी समीकरण 1। अपन दूसरा त्रिभुज लेते हैं इसी तरह त्रिभुज, ध्यान देना कौन सा, बी डी ई या बीईडी त्रिभुज लिया है, बीईडी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बीईडी का क्षेत्रफल, बीईडी का क्षेत्रफल, तो इसमें मैंने आधार लिया है बीडी, सॉरी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार, आधार लिया है बीडी। तो ऊंचाई कौन सी होगी, बीडी के ऊपर 90 डिग्री कौन, त्रिभुज के अंदर नहीं बन रहा है, देखो बाहर यहां से। अभी मैंने आपको समझाया था ऊंचाई कौन सी होती है, उस इस भुजा पर डाला गया लंब, इस भुजा पर यहां पर कोई लंब नहीं डाल सकते। तो यहां से देखो, यहां से इस कोने से लंब डाला गया है, तो ईएफ इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये हो गया समीकरण 2। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, भाग करेंगे तो देखो इधर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल। देखो दोनों का सूत्र रखते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू मान रखेंगे एडी इंटू ईएफ बटे 1/2। अब त्रिभुज बीईडी का मान रखना है, बीडी गुणा ईएफ। तो देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ईएफ से ईएफ कट जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, अपने पास बचा हुआ है एडी बटे बीडी। ये होगी समीकरण 3। देखो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे बीईडी का क्षेत्रफल बराबर एडी बटे बीडी। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं, देखो इसी प्रकार अगर मैं त्रिभुज लूं वापस से एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बटे, अब की बार एडी ऊपर वाला तो वही लिया है एडीई, दूसरा नीचे लिया है सीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल। वही सूत्र लगाना है 1/2 इंटू आधार, आधार मैंने इस बार त्रिभुज एडी का आधार, पहले तो एडी लिया था, इस बार मैंने त्रिभुज लिया है, आधार लिया है एई। अगर आधार एई लिया है तो इसके ऊपर 90 डिग्री कोण ये भुजा बना रही है, तो डीजी हो गया, क्या हो गया, डीजी। ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई बटे सीडीई, ये है सीडीई, इसका आधार लिया है ईसी, क्या लिया है ईसी, और ऊंचाई क्या होगी ईसी के ऊपर, वही ऊंचाई है डीजी। फिर से देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीजी से डीजी कट जाएगा, क्या बचेगा एई बटे ईसी। ये हो गई समीकरण 2। ये क्या हो गई समीकरण 2, सॉरी समीकरण 4। समीकरण 3 पहले थी, समीकरण 4। ठीक है। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये जो बीईडी और सीईडी जो दो त्रिभुज हैं वो दो समांतर भुजाओं, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, और इनका आधार देखो यही आधार है, इसी आधार पर ये त्रिभुज बन रहा है और इसी आधार पर ये त्रिभुज बन रहा है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जब दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे यहां दो समांतर भुजाओं के बीच दो समांतर
भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। तो आप यहां से कौन कौन से, देखो अपन यहां कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा, एक तो ये हो गया बीईडी, त्रिभुज बीईडी का बीईडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। देखो इसका आधार ऊपर वाला लिया है, ये रहा आधार इसका, ये आधार से एक ये त्रिभुज बन रहा है इसी आधार पर, और इसी आधार पर ये त्रिभुज बन रहा है। तो एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। तो ये होगी अपनी समीकरण 5। अब देखो कौन कौन सी समीकरण काम में ले रहे हैं, समीकरण 3, 4 व 5 से, समीकरण 3, 4 व 5 से। समीकरण तीसरी कॉमन ली, देखो ऊपर तो इसमें भी एडी ही है, इसमें भी एडी है, लेकिन बट्टे में क्या है बीईडी, यहां पर सीईडी। तो इन दोनों का क्षेत्रफल अभी बराबर है, तो इधर वाली साइड तो दोनों ही बराबर हो जाएगी। ऊपर तो एडी वैसे ही बराबर है, नीचे वाला अपने यहां से इस समीकरण से बराबर कर दिया, तो नीचे वाला क्षेत्रफल भी क्या हो गया, बराबर। अगर ये इधर वाली साइड इसकी बराबर होगी तो उधर वाली साइड भी क्या होती है, बराबर। तो अपन क्या कहेंगे, यहां से कहेंगे एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये अपना क्या था, सिद्ध करना, यही तो अनुपात सिद्ध करना था आपको। देखो यहां पर ये कह दिया, जैसे मान लो आपको ये कहा हुआ है x बटे वाई बराबर 4 बटे 1 बटे 2, ठीक है, और साथ में कहा हुआ है x बटे जेड बराबर 1 बटे 2, ठीक है। अगर आपने ये कहा हुआ है कि x बराबर y है, यहां पर y बराबर z है, तो नीचे वाला ये भी बराबर है, x तो ऊपर वैसे ही बराबर है, नीचे वाला बराबर हो गया, तो इधर वाली साइड क्या है, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अपने यही काम में लिया है इसको कि ऊपर वाली साइड तो पहले से ही त्रिभुजों की बराबर थी, नीचे वाली देखो त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, तो इधर वाली साइड इसकी और इधर वाली साइड इसकी बराबर हो जाएगी। अगर एक साइड बराबर होती है, जैसे मान लो x बराबर 5 और y बराबर 5 बराबर है, x और y बराबर, मतलब ये वाली साइड बराबर है, तो अपन क्या कह सकते हैं, x y आपस में बराबर है। तो यहां पर भी यही काम में लिया है कि एक साइड बराबर हो जाती है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, बराबर, यानी एडी बटे डीबी बराबर, डीबी लिखो या बीडी लिखो, एक ही बात है, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये अपने को सिद्ध करना था। इसको लिखने में एक दो तरीका और है, जैसे अपन लिखना चाहें तो यहां से एक तरीका और है, इसको जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एडी बटे एबी। एडी यहां पे भुजा पूरी एबी ली है, तो इसके सामने कौन सी लेंगे, एई बटे पूरा लेंगे, फिर एसी। ये भी लिख सकते हैं, देखो इतनी भुजा बटे पूरी भुजा, फिर इतनी भुजा बटे पूरी भुजा। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डीबी बटे एबी, यानी ये बटे पूरे भुजा, तो इसमें भी क्या आएगा, ईसी बटे एसी। ये भी लिख सकते हैं, और इन तीनों को उल्टी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उल्टा कर दें दोनों साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये थी आधारभूत अनुपातिकता, पर मैं इसको दोबारा से देखती हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। सबसे पहले आपको इसके अंदर दिया हुआ क्या है कि एक त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आपको ये दिया हुआ है भुजा समांतर है, ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है। आपको भुजाओं का अनुपात एडी बटे डीबी, यानी एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी आपको ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको क्या है, त्रिभुज के अंदर कुछ रचना करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया है, ए इस भुजा के ऊपर ई से लंब डाल दिया और इस भुजा के ऊपर डी से लंब डाल दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया, यानी एक वो डी से सामने की भुजा पर, एक ई से सामने की भुजा पर लंब डाला, ठीक है। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखो सी को डी से और बी को ई से मिला है, यहां तक भी हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको करना है यहां से, उसके बाद शुरू होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के कौन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लेना है, वही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल तो याद ही होगा, 1/2 आधार इन 2 से। पहले त्रिभुज लेना है, देखो मैं यहाँ बना के बताता हूँ इसको एक्स्ट्रा, यहाँ इस तरह से बना हुआ है, ये है त्रिभुज ए, ये है डी और ये है ई, और यहां से इसकी भुजा पर लंब डाला हुआ है एफ। तो ये आधार दिया है एडी,
आधार कौन सा लिया है AD, और इसकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी EF, जो 90 डिग्री कोण बना रही है। तो देखो AD का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये इसका हो गया। अब दोबारा से त्रिभुज ले रहे हैं ना, कौन सा BDE या BED, ये कुछ त्रिभुज इस तरह से बन रहा है, देखो ये है यहाँ पर B, यहाँ पर है E और यहाँ पर है D। तो इसकी सामने की भुजा पर लंब यहां बनेगा, देखो ये यहां से F पर बन रहा है, तो ये इसका लंब देखो 90 डिग्री का, ये है इसकी ऊंचाई। आधार तो अपने लिया है ये DB इतना आधार लिया है, लेकिन ऊंचाई इसकी EF ही होगी, तो ये हो गया इसको। अब इस समीकरण में इस समीकरण का भाग देना है, यानी AD का क्षेत्रफल बटे BED का क्षेत्रफल। इससे क्या हो जाएगा, ऊंचाई एक जैसी थी कट जाएगी, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, AD बटे DB बच जाएगा। अब दोबारा से जब लेंगे ना, इसको हल करेंगे, तब देखो वापस से त्रिभुज ADE लेना है, त्रिभुज तो यही लेना है AD, लेकिन इस बार अपन सिद्ध करने के अनुसार चलेंगे, तो यहाँ पर G बिंदु लेके इस बार आधार ये लेंगे, क्या लेंगे, आधार AE, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी DG। उसी प्रकार अपन CDE का निकालेंगे, इसका आधार EC और इसकी ऊंचाई भी DG, तो इसमें भी अपन भाग कर देंगे, इसी प्रकार लिख के सीधा ही कर दो। तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ऊंचाई DG से DG कट जाएगी, बचेगा क्या AE/EC, तो ये भी अपना हो गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है BD और CD का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो आपने यहाँ पर लगा दिया त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर CD का क्षेत्रफल। ये इसके बट्टे में भी था और इसके बटे में भी था, ऊपर वाले तो वैसे ही बराबर है, ADE और AD वैसे ही बराबर है, तो नीचे वाला भी बराबर हो गया। इसका मतलब इसकी साइड ये और इसकी साइड ये बराबर होगी, तो इसके सामने वाली भी साइड आपस में बराबर होगी, यानी AD/DB बराबर होगा AE/EC, जो आपको सिद्ध करना था। और इसको दो फॉर्म में और लिख सकते हैं। ये थी आपकी पूरी थेल्स प्रमेय। इसके बाद देखते हैं इसकी दूसरी प्रमेय, जिसको अपन थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहेंगे, या जो 11.1 प्रमेय अपने पढ़ी थी उसका विलोम है, यानी उसका उल्टा है। देखो प्रमेय क्या है, देखते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो चित्र से इसको समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, इसके अंदर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली ये रेखा, ये देखो कहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, ये जो रेखा है इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है ABC, ये जो DE रेखा है वो इसको बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि इनका अनुपात बराबर है, पहली का तो क्या था, अगर ये भुजा समांतर है तो इसका अनुपात बराबर होता है, ये थेल्स प्रमेय थी। इसका उल्टा क्या है, अगर ये अनुपात बराबर है तब ये समांतर भी होगी। तो इसको अपन लेते हैं कैसे, देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है, ये दिया हुआ है कि AD/DB बराबर AE/EC, इसको अपन समीकरण कह देते हैं EC, एक कह देते हैं। क्या भुजाओं का अनुपात बराबर है, AD/DB बराबर AE/EC, कि इन भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। ठीक है, आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है, सिद्ध ये करना है कि जो DE है वो समांतर है BC के, ये आपको सिद्ध करना है। और पिछली प्रमेय में ये दिया हुआ था, ये सिद्ध करना था, तो इसकी उल्टी होगी बराबर। अब आपको क्या करना है, इसकी उत्पत्ति देखते हैं, सॉरी पहले रचना करते हैं। रचना में अपने को क्या करना है, एक ऐसी रेखा मानिए, मान लिया कि ये जो E है वो इसके समानुपाती नहीं है, अपने यहां से एक रेखा खींची, ये F है, ये क्या है, इसके समांतर है। आपने क्या लिखा, माना DF समांतर BC है, ठीक है। ये मान लिया कि ये DE है वो इसके समांतर नहीं है, कौन सी है, DF इसके समांतर है। यदि ये समांतर है तो देखो उत्पत्ति से देखते हैं, आपको पता है यदि DF समांतर BC है तो अपन क्या कह सकते हैं, इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी AD/DB बराबर AF/FC। ये किससे लिखा है, अपने थेल्स प्रमेय से लिखा है, क्योंकि थेल्स प्रमेय अपन पढ़ चुके हैं और उसका यूज कर सकते हैं। ये थेल्स प्रमेय से ये कहा है अगर दो भुजाएं समांतर होती है तो उनका अनुपात भी क्या होता है, बराबर। तो ये अपने ले लिया। यहाँ पर ये माना है
कि जो बिंदु है DE भुजा BC के समांतर नहीं है। ये माना है, ध्यान रखना, आपने माना है, अभी तक ऐसा है नहीं, आपने माना है कि ये समांतर नहीं है, ये समांतर है। तो अब इसका अनुपात लिया, ये होगी अपनी समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखो, AD बट्टे DB, इधर भी AD बट्टे DB, अगर एक साइड बराबर होती है तो दूसरी वाली साइड भी क्या होती है, बराबर। तो क्या लिख सकते हैं, AE बट्टे EC बराबर AF बट्टे FC। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि इधर वाला पार्ट तो बराबर है तो दूसरी वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में अपन क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, AE बट्टे EC प्लस 1 बराबर AF बट्टे FC प्लस 1। देखो दोनों तरफ मैंने ये, इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इधर भी मान लो उत्तर 5 है और इधर भी बराबर में भी क्या रहा है 5, इधर भी एक जोड़ देंगे प्लस इधर भी एक जोड़ देंगे, तो रहेगा दोनों में बराबर ही रहेगा। ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, कोई भी संख्या दोनों तरफ जोड़ या घटा सकते हैं अपन। तो इससे क्या होगा, अगर लघुत्तम लेंगे इसके बट्टे में 1 मान के इसके बट्टे में, तो ये क्या होगा, इसके गुणा में जाएगा तो AE प्लस ये EC इसके गुणा में जाएगा तो ये रह जाएगा EC बट्टे लघुत्तम आया है EC बराबर, इसमें भी करेंगे तो AF प्लस FC बट्टे FC। ये हुआ है लघुत्तम लेने से। लघुत्तम में क्या होता है, दोनों संख्या देखो, इसमें EC है और इसमें 1 है, तो दोनों ही लघुत्तम में आएंगे। एक गुणा में लिखना जरूरी नहीं होता, तिरछी गुणा, ये इसके गुणा में जाएगा, ये इसके गुणा में, ऐसे ही FC इसके गुणा में और ये इसके गुणा में, तो ये आ गया। अब चित्र के अनुसार अगर देखें अपन, तो AE और EC को जोड़ें, देखो AE और EC को जोड़ें तो क्या आ जाएगा, पूरा AC बन जाएगा। देखो AE और EC मिलाकर क्या बनेगा, पूरा AC बट्टे लिख दिया EC बराबर, इसमें भी देखो AF और FC, AF और FC को जोड़े तो भी ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा इसके AC के बराबर बट्टे FC। अब देखो इसको गुणा करेंगे, AC क्या आएगा, इधर आएगा, या इस AC को इधर भेज दो या एक AC को इधर भेज दो। तो देखो यहां पर क्या किया मैंने, एक AC को इधर भेज दिया, ये AC इधर आएगा तो किसमें आएगा, भाग में, यानी 1 बट्टे AC आएगा, बराबर क्या बचेगा, 1 बट्टे FC। देखो यहां से AC को इधर लाए तो भाग में आएगा, ये किस लिए है, यहां से AC से AC क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या, 1 बट्टे EC और यहाँ 1 बट्टे FC। वज्र गुणा करो, FC को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा FC, और EC को 1 से गुणा करेंगे तो EC। देखो यहाँ पर 1 बट्टे, यहाँ पर देखो ये इस तरह से बचा हुआ है, 1 बट्टे EC बराबर 1 बट्टे FC। चाहे तो दोनों तरफ उल्टा कर लो, चाहे वज्र गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करेंगे तो FC बचेगा, EC को 1 से गुणा करेंगे तो ये। अब देखो ये कह रहा है FC और EC बराबर है, यानी C से F की दूरी और C से E की दूरी बराबर है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, एक ही बिंदु से दो बिंदुओं की दूरी बराबर नहीं हो सकता, ये तभी संभव है। यहां पर अगले जो लास्ट लाइन लिखनी है, जो आया ना FC बराबर EC, तो यहां लिखेंगे यह तभी संभव है जब E व F संपाती बिंदु हो। क्या हो, संपाती बिंदु हो। संपाती का मतलब होता है एक बिंदु के ऊपर ही दूसरा बिंदु हो, यानी ये F कहीं दूसरी जगह नहीं है, इस E के ऊपर ही होगा ना, तब ये संभव होगा। तो आपने क्या किया, ये माना ही था DF समांतर किसके माना था, ये। तो अपन क्या कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अतः यानी E और F एक ही बिंदु है, तो अपन कह सकते हैं कि जो E की जगह D की जगह क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। ठीक है, संपाती है तो अपन लिख सकते हैं DE समांतर BC है। क्यों, क्योंकि D और E एक ही बिंदु हैं। D की जगह E की जगह F लिख सकते हैं और F की जगह E लिख सकते हैं। E और F क्या है, संपाती बिंदु है, मतलब एक बिंदु के ऊपर ही, जैसे मान लो ये मैंने बिंदु बनाया, इसके ऊपर ही दूसरा बिंदु बना देता हूं तो ये संपाती बिंदु कहलाते हैं। जैसे अपने संपाती रेखा में पढ़ा था, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींच देते हैं तो वो संपाती रेखा होती है, उसी तरह ये। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये अपनी क्या होती है, यहां पर में
खत्म होती है दूसरी थेल्स प्रमेय का विलोम। देखो इसको दोबारा से पढ़ते हैं किस तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एग्जाम में के लिए थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो इसका किस तरह से आपको रिवीजन करना है, दोबारा से इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको थेल्स प्रमेय को समझते हैं। ये कहा हुआ है कि एक भुजा के समांतर, ये एक भुजा दी हुई है जो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC ऐसा होता है। तब क्या होता है, ये BC इस D के समांतर होती है। तो आपने क्या किया, पहले दिया हुआ है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है कि ये जो DE भुजा है वो AB के समांतर है, ये अपन सिद्ध करेंगे। इसके लिए क्या किया मैंने, एक ये मान लिया कि DE है वो BC के समांतर नहीं है, लेकिन DF है वो इसके समांतर आपने मानी है। ऐसी रेखा खींचिए DF है वो BC के समांतर है, ये लिखा DF समांतर BC। अगर ये समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय में कहा है अगर कोई भुजा त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो मैंने BC के समांतर ये खींची है तो ये इसको दो भागों में बांटेगी, AD बटे DB बराबर AF बटे FC, क्योंकि F बिंदु है समांतर वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अनुपात ले लिया AD बटे DB बराबर AF बटे FC। अब समीकरण के अंदर एक जो दी हुई थी बात और एक जो अपने निकाली, दोनों समीकरण की तुलना करें तो इधर वाली साइड क्या है, बराबर है। अगर इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो इसको भी हमने क्या किया, बराबर रख दिया, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसको हल करने के लिए अपने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। क्या किया है, एक जोड़ा है दोनों तरफ। एक जोड़ने पर ये क्या हो गया, AE बटे EC प्लस 1, ये AF बटे FC प्लस 1। यहां पर लिया है लघुत्तम, लघुत्तम लेने से ये EC इसके आगे गुणा में चला जाएगा, ये FC इसके गुणा में चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, AE प्लस EC, और ये बन जाएगा AF प्लस FC। लघुत्तम में यहाँ EC रहेगा और यहाँ FC रहेगा। अब चित्र से थोड़ा सा देखें तो AE और EC मिलकर क्या बन रहा है, देखो ये भाग है इतना AE और यहाँ पर EC मिलकर पूरा AC बन रहा है, ठीक है। इसी तरह AF और FC को जोड़ें, ये AF और ये FC, तो ये भी AC बन रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस दोनों की जगह लिख दिया AC, क्योंकि ये दोनों ही AC का ही दो टुकड़े हैं। अब AC को इस AC को इधर लाते हैं तो ये आएगा भाग में, ये लिख दिया मैंने भाग में। तो ये ऊपर गुणा में और एक भाग में AC क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बटे EC और यहाँ सामने बचा 1 बटे FC। अगर इसकी वजन गुणा करें तो ये EC और FC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये EC और FC बराबर हैं, मतलब C से अगर यहाँ की दूरी नापे DF की, वो उतनी दूरी पर है जितनी C से E की दूरी नापे। क्या ऐसा हो सकता है क्या, दो बिंदु बराबर दूरी? ये तभी हो सकता है जब E और F हो एक ही बिंदु पर हो, जहां पर E है वहीं पर F हो, ठीक है। तो E की जगह F लिख सकते हैं, F की जगह E लिख सकते हैं। तो जो पहले अपने बात मानी थी DF समांतर BC कहा था, ये F की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने सिद्ध किया है कि E और F क्या है, संपाती बिंदु हैं। तो यहाँ पर F की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं। तो DE समांतर BC, और अपने को सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था, DF समांतर BC। तो ये थी आपकी थेल्स प्रमेय का विलोम। उम्मीद है आपको दोनों ही प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था आज अपने बात की कुछ महत्वपूर्ण उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, समरूपता के बारे में, और साथ में बात की थेल्स या अनुपातिकता प्रमेय जिसको कहते हैं, और उसके विलोम के बारे में। दोनों ही जो प्रमेय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको दोनों ही जो प्रमेय है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करके जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।